नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, एमएसडीएसयू आजमगढ़ या फिर अदर यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर है या सेकेंड सेमेस्टर है। तो दोस्तों, आपको पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम आपको देखा जाए तो पेपर आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, इस पेपर के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम जो बुक है, इस बुक के अंतर्गत नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग आज देखेंगे वो होगा पाठ्यचर्या निर्माण, क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है पाठ्यचर्या निर्माण, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है उसमें क्यूरिकुलम है, यानी पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है। तो आपका बुक ही जब पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का निर्माण हमें कैसे करना है, पाठ्यचर्या का निर्माण हमें क्यों करना चाहिए, पाठ्यचर्या निर्माण में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आदि सारे क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में जरूर मिलेंगे। दोस्तों, इसके पहले जो ये टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ये आपका टॉपिक नंबर 70 है। इसके पहले हम 16 वीडियो देख चुके हैं, सॉरी ये 18 नंबर का वीडियो है। इसके पहले 70 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। ये सारे जो 70 वीडियो हम देखे हैं, 17 वीडियो देखे हैं, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाए गए हैं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ जा करके ये 17 वीडियो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप आईसीटी जो आपका बुक है सेकेंड पेपर, इसके भी 23 वीडियो के अंतर्गत हम सारे टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। वो भी वीडियो आप चाहें तो देख करके अपना सेकेंड पेपर की फुलफिल तैयारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण। तो दोस्तों, पाठ्यचर्या क्या होता है, हम लोग 2-3 वीडियो में पाठ्यचर्या के बारे में भली भांति से हम लोग समझ चुके हैं कि पाठ्यचर्या क्या होता है। अब आज हम लोग देखेंगे कि पाठ्यचर्या निर्माण क्या होता है, पाठ्यचर्या का निर्माण। ठीक है, तो पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत, पाठ्यचर्या का चयन, इस जो पाठ्यचर्या निर्माण के अंतर्गत जो हम लोग हेडिंग देखेंगे, जिस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो सबसे पहले तो ये होगा कि पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत क्या है, पाठ्यचर्या का चयन, हम लोग पाठ्यचर्या का चयन कैसे करेंगे, उसको पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता, पाठ्यचर्या का संगठन, पाठ्यचर्या नियोजन के लिए सुझाव, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका, इतने सारे टॉपिक पर हम इस छोटी सी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक को मैं चाहूँगा कि जितना जल्द आपको समझा सकूँ उतना ही मैं अपने आप को बेहतर समझूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ्यचर्या निर्माण। पाठ्यचर्या निर्माण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर का निर्माण करते हैं, हम लोगों को रहना होता है, तो हम लोग अपने रहने के लिए हम लोगों ने घर का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चों को अगर डेवलप करना है एजुकेशन लाइन में, शारीरिक सामाजिक क्षेत्र में, यानी उनको चौमुखी विकास करना है, तो उनको पाठ्यचर्या निर्माण की आवश्यकता है। यही पाठ्यचर्या है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को उस सीमा तक पहुंचाते हैं जहां बच्चे को एजुकेशन के अच्छे स्टेजेज मिलते हैं, वहां हम लोग पहुंचाते हैं। तो ये पाठ्यचर्या का मतलब हो जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण में बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों, बुद्धि एवं आयु का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए पाठ्यचर्या का नियोजन विभिन्न वर्गों में किया जाना चाहिए। उन वर्गों में उनके विषयों का समावेश हो जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय एवं क्रियाओं का चुनाव कर सकें। ठीक है, इसको देख लिया आप कि बच्चों के रुचि का ध्यान देना चाहिए, उनके वर्ग का ध्यान देना चाहिए कि किस वर्ग से बच्चे आते हैं, उनकी उम्र का हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके हमें पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। जो हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे उसके क्या सिद्धांत हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में विभिन्न प्रवृत्तियों, विधियों, क्रियाओं आदि के आधार पर कुछ सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। पाठ्यचर्या निर्माण में सिद्धांत शिक्षा की आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जो ये पाठ्यचर्या है निम्नलिखित देखा जाए तो जो सिद्धांत पाठ्यचर्या निर्माण के जो सिद्धांत शिक्षा की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। शिक्षा में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आप जैसे मान लीजिए कि बीएड कर रहे हैं, आपका जो सिलेबस है, लेकिन आप बीएड कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, कौन कौन से टॉपिक की आवश्यकता है, ये पाठ्यचर्या निर्माण में ध्यान दिया जाता है। और ये पाठ्यचर्या जो निर्माण होता है वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अब ये कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, हम लोग सिद्धांत को देख लेते हैं।
तो दोस्तों अगर आपसे बृहद यानी लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत पूछता है तो आप लोग ये जो भी सिद्धांत है इनका ये हेडिंग बना करके इन सारे टॉपिक पर आप कुछ ना 2-2 लाइन लिख सकते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य से अनुरूपता का सिद्धांत, यानी जो शैक्षिक उद्देश्य होता है उसकी हमें पूर्ति करता है। दूसरा है कि बाल केंद्रिता का सिद्धांत, जो हमारा पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, पाठ्यचर्या का निर्माण करना है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बालकों को केंद्र में, बालकों को ध्यान में रख करके उनके रुचि, अभिरुचि, उनके उम्र, उनके सामाजिक क्षेत्र, परिवेश आदि सभी को ध्यान में रखते हुए हमें बाल केंद्रित का जो पाठ्यचर्या है निर्माण करना चाहिए। तीसरा जो हो जाता है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। तो हमें जो पाठ्यचर्या होगा उसमें रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का उपयोग होना चाहिए जिससे कि बच्चे रचनात्मक और सृजनात्मक हो सकें। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, दोस्तों ये जैसे व्यक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत है इसमें हम आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताते हैं पॉइंट। जैसे आप लोग 10 लोग हैं, घर में 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य का जो व्यक्तिक भिन्नता है, सबकी पसंद है, सबकी रुचि है, सब अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत देखा जाए तो जो बच्चे सीखते हैं उनमें जो सीखने का जो उनका सिद्धांत है, सीखने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग हो सकता है। कोई तेज गति से सीखेगा, कोई निम्न गति से सीखेगा, उसका आपको ध्यान देना होगा। पांचवा क्या होता है कि मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। छठा क्या हो जाता है खेल तथा क्रिया का सिद्धांत। सातवां हो जाता है सांस्कृतिक एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। आठवां होता है लचीलेपन का सिद्धांत, यानी जो आप पाठ्यचर्या बना रहे हैं उसमें लचीलेपन का अपना सिद्धांत, लचीलापन होना चाहिए, न कि कठोरता होना चाहिए। नौवां हो जाता है आपका सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन को भी ध्यान में रख करके अपना पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। 11 जो हो जाता है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। 11 नंबर होता है सामाजिकता का सिद्धांत। 12 नंबर जनतांत्रिक भावना के विकास का सिद्धांत। 13 नंबर हो जाता है अनुभव पर आधारित सिद्धांत, ठीक है। और 14 नंबर पर देखेंगे तो सहसंबंध का सिद्धांत। अब देखेंगे कि पाठ्यचर्या का चयन, पाठ्यचर्या का हम चयन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पाठ्यचर्या के विषय में अंतर वस्तु के क्रम का निर्धारण करना प्रायः यह सरल से जटिल की ओर होता है, ठीक है। पाठ्यचर्या का जो हमें चयन करना है वो एक कठिन काम है, लेकिन जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे तो हम सरल से कठिन के तरफ बच्चों को ले जाएंगे। पाठ्यचर्या के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन करना होता है कि यानी जो पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे उसमें पाठ्यचर्या के लिए पाठ्य सहगामी, जो हमें पाठ्य सहगामी क्रिया होता है खेल के माध्यम से, यानी पाठ के साथ साथ जो चलने वाली क्रिया होती है उसको भी हमें उसमें स्थान देना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का अनुपालन तथा तत् संबंधित तथ्यों का चयन करना चाहिए। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त अधिगम अनुभव का चयन करना चाहिए। अब हम लोग देख लेंगे पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपान। जो पाठ्यचर्या है उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें पाठ्यचर्या को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाता है शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान। हमें उनके अनुसार, बच्चों के अनुसार शैक्षिक आवश्यकता क्या है उसकी पहचान हमें करके उसके बाद पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण और उसके उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी जो हम पाठ्यचर्या का निर्माण जब हम करने जा रहे हैं तो उसमें हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या होगा। हम बच्चे को क्लास 5 का पर्यावरण अगर बुक का पाठ्यचर्या बना रहे हैं, उसका निर्माण हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या होगा, उस पढ़ाने का हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे समाज के बारे में समझें, समाज में क्या क्या घटना घट रही है, कि समाज क्या क्या दिखा रहा है, उस सभी चीज़ों के बारे में समावेश होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हो जाता है विषय वस्तु का चयन एवं संगठन। विषय वस्तु के चयन हेतु मापदंड इत्यादि, जो विषय वस्तु होगा उसका चयन आपको आसानी से करना होगा। उसके बाद चौथा हो जाता है अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन, और पांचवा हो जाता है लास्ट में मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन करना। अब हम लोग देखेंगे कि पाठ्यचर्या का संगठन। पाठ्यचर्या का संगठन जैसे होता है ना कि संगठन में शक्ति होती है, जैसे बच्चों का संगठन या कोई भी संगठन होता है। तो अगर बीएड आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों का भी कोई संगठन, जैसे बच्चों का संगठन हो सकता है। कोई समस्या होती है तो उसको जा करके संगठन का जो हेड लीडर होगा वो पूछता है। उसी तरीके से देखा जाए तो पाठ्यचर्या का संगठन के अनुसार देखा जाए तो पाठ्यचर्या एक ऐसी धुरी है, ठीक है,
पाठ्यचर्या एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विभिन्न कार्य तथा विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप विकसित किए जाते हैं। यह पाठ्य वस्तु का वह सुव्यवस्थित रूप है जो बालक की आवश्यकताओं के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, बालकों के लिए ये सुव्यवस्थित एक ऐसी पाठ्य वस्तु है जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। अब देखिए पाठ्यचर्या नियोजकों के लिए सुझाव, जो पाठ्यचर्या निर्माण करते हैं उनके लिए क्या सुझाव है। तो दोस्तों आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या नियोजन करता है उसके लिए ये सुझाव है कि आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करें, बच्चों के मातृभाषा का अपना इसमें ध्यान दें, बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि यानी बच्चों का जो आयु उम्र है, इन सब सारे चीज़ों को आप ध्यान दे करके पाठ्यचर्या का निर्माण करें, यही मेरा सुझाव है। अब देखेंगे कि पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका। तो पाठ्यचर्या का जब विकास होगा, पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होगा, पाठ्यचर्या विकास के निर्माण में शिक्षक की भूमिका क्या होगा। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षक समाज का अभिन्न अंग होता है, इसलिए किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता या असफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को बालकों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। शिक्षक को अपने लक्ष्य का ज्ञान तथा उद्देश्यों का सही निर्धारण करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक के महत्व को कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीकों से व्यक्त किया है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री नेल्सन के अनुसार शिक्षा की किसी भी योजना में अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर यह कथन पूर्णतः सत्य है क्योंकि शैक्षणिक प्रक्रिया के मुख्य संचालक के रूप में अध्यापक का स्थान निश्चित रूप से केंद्र में है। अध्यापक मात्र अपने मौखिक शब्दों के द्वारा ही नहीं अपितु रुचि, आचार विचार, रहन सहन एवं अन्य मानवीय तटीय माध्यमों से छात्रों पर प्रभाव डालता है। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। तो ये सब अब शिक्षक के गुण के अंतर्गत अगर देखा जाए कि शिक्षक का गुण क्या है, तो शिक्षक का गुण देखा जाए तो एक शिक्षक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला सामाजिकता होना चाहिए, दूसरा धैर्य एवं सहनशीलता होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, सांप्रदायिक और जातिगत निरपेक्षता, समय पाबंद होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, नवीन तकनीक का ज्ञान और कुशल वक्ता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो ये कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड के साथ साथ सी टेट के भी आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराए जाते हैं। धन्यवाद।